चलो रेपो रेट की डायनेमिक्स समझते हैं। अच्छा, अगर रेपो रेट को समझना हो तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि मैं जब भी किसी से उधार लेने जाता हूँ और कोई उधार देने वाला मुझसे ये कह दे कि मैं आपसे एक पर्टिकुलर ब्याज लूँगा, तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है आपके लोन में, यानी कि आपको उस पैसे के एवज में कुछ इंटरेस्ट रेट देना होता है। आज की न्यूज़ क्या आई है? तो आज की न्यूज़ आई है रेपो रेट को लेकर, जिसमें आरबीआई ने अपना रेपो रेट 6.5% पर ही मेंटेन रखा है। अब अगर आरबीआई का हम मेन टास्क समझें तो उसकी मेन टास्क क्या हो सकती है? इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जिसको भारत का सेंट्रल बैंक बोलते हैं, उसके केवल और केवल एक मेन टास्क है, और मेन टास्क ये है कि उसको इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखना है। 2% से 4% की रेंज के साथ 6% तक उसको टास्क दी गई है कि भाई आप इस रेंज में इन्फ्लेशन को रखिए। जो आइडियल हमारे पास इन्फ्लेशन रेट है रेंज की, वो आती है हमारे पास 4%। फिलहाल आज की न्यूज़ ये है कि आरबीआई ने अपना रेपो रेट जो है वो 6.5% पर मेंटेन करके रखा है। अब देखो क्यों रखा है उसने मेंटेन करके। अगर आरबीआई अपना रेपो रेट 6.5% पर मेंटेन करके रखता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि कम से कम बैंक को 1 करोड़ के लोन पर 6.5 लाख रुपए इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, बैंक को 6.5 लाख रुपए इंटरेस्ट देना है। इसके साथ बैंक का अपना कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी है। मान लेते हैं कि 1.5 लाख प्लस का मंथली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, 8 लाख के कॉम्बिनेशन हो गया। इसके बाद बैंक आपसे कुछ कमाएगा भी, क्योंकि उससे फिर अपने कैपिटल इंटरेस्ट और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए रखना है। तो जनरली आपको इस समय कोई जो लोन मिलता है वो 10% के आसपास मिल जाएगा। अब अगर हम कंपैरिजन करें कि एक लोन मुझको मिल रहा है 5% इंटरेस्ट पे और इसके अगेंस्ट दूसरा लोन मिल रहा है मुझको 8% के इंटरेस्ट पे, तो मैं कौन सा लोन लेना पसंद करूंगा? 5% वाला। अब मैं मान के चल रहा था कि मुझे अपनी एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी है। मैं मान के चल रहा हूं कि मुझे अपनी एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी है। सपोज करो कौन सी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करें? एक जूते की फैक्ट्री लगाते हैं। ठीक है, तो जूते की फैक्ट्री को लगाने के लिए आपको कम से कम 1 एकड़ की भूमि चाहिए। इस 1 एकड़ की भूमि को लेने के लिए आपको किसी चौधरी साहब के पास जाना होगा और आप उनसे कहेंगे कि मुझे आपकी 1 एकड़ की जो लैंड है उसको परचेस करना है, यानी कि पहला आता है लैंड रिफॉर्म्स, और इसके एवज में आप चौधरी साहब को 1 एकड़ की भूमि का पैसा देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस का काम होगा, बिल्डिंग मटेरियल्स आएगा, सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चलेंगी, सारे काम होंगे एक साथ। इसके बाद जब आपकी बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी तो आपकी इन हाउस सर्विसेज को आप इंस्टॉल करेंगे और आउट सर्विसेज को आउटसोर्स करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये सारे काम हो जाएंगे तो आप मशीनरी लेके आएंगे, टूल्स लेके आएंगे, सर्विस सेक्टर की और सर्विसेज का क्रिएशन करेंगे। फिर आपके बाद आपके एम्प्लॉयज़ आएंगे, उनके बाद ये पूरी यूनिट एक मैकेनाइज्ड रूप से काम करेगी और शूज़ का प्रोडक्शन करेगी और उन शूज़ को मार्केट में जाके बेचा जाएगा। फिर वहाँ से आपका जो ग्रॉस रेवेन्यू आता है उसमें से आप अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट काटेंगे, यानी कि आपकी कॉस्टिंग जो होगी उसको माइनस करेंगे, और जो नेट आपके पास बचता है उसको आप अपना प्रॉफिट मानेंगे। लेकिन ये सारी बात तब थी जब आप बैंक के पास गए और आपने कहा कि मैं 1 करोड़ का लोन लूँगा और उसका हर महीने मुझे 5% के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा, यानी कि 5 लाख रुपए मुझे उसका इंटरेस्ट देना होगा। अब आपका लोन जो हो गया वो महंगा होकर 8 से 10 लाख रुपए का उसका इंटरेस्ट आ गया है। तो अब आप ये कह रहे हैं कि ये इंटरेस्ट मुझको थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। इस इंटरेस्ट को आप महंगा मानकर ये हो सकता है कि आने वाले कुछ समय के लिए आप जो अपनी फैक्ट्री लगाने वाले थे उस प्लान को आप पोस्टपोन कर देते हैं। अब अगर आप उस प्लान को आपने पोस्टपोन करा तो यानी कि आपका जो लैंड रिफॉर्म था वो रुक गया। इस लैंड रिफॉर्म के साथ ही आपका जितना भी आप कंस्ट्रक्शन का मटेरियल यूज़ करने वाले थे, यानी कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में भी डिमांड को आपने कम कर दिया। इसके अगेंस्ट आप जो इन हाउस सर्विसेज को इंस्टॉल करने वाले थे उन सारी इन हाउस सर्विसेज की आपने डिमांड को डेसिमेट कर दिया। आप जो आउटसोर्स करने वाले थे और आपकी आउटसोर्सिंग के थ्रू जो आउटसोर्स करने वाले लोग थे जो आपसे कमाने वाले थे, आपने उनकी कमाई को रोक दिया। इसके अगेंस्ट आप जिनको एम्प्लॉयड करने वाले थे और उनको आप सैलरी देने वाले थे, यानी कि आपने उनको सैलरी देना भी रोक दिया। तो आपकी एक काम ना करने से हमने माना कि हम कितने लोग अफेक्टेड हुए जिनकी जेब में पैसा आने वाला था, पैसा आते आते उनकी जेब में रुक गया। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर मेरी जेब में पैसा ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा खर्च करूँगा, और अगर मेरी जेब में पैसा कम है तो मैं उसे इकोनॉमिकली खर्च करूँगा और तब मैं अपने पैसे को थोड़ी प्रायोरिटी दूंगा। सपोज करो मेरे पास आज 100 रुपये हैं और मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में मेरी सबसे प्रायोरिटी नीड क्या होगी? डेटा की और स्टेशनरी की। इसके अगेंस्ट कोई एज ओल्ड पर्सन है तो उसकी प्राइमरी नीड क्या होगी? उसकी मेडिसिन की और उसके फूड की।
अगर हम दोनों के पास ही ज़्यादा पैसा है तो हम इररेलेवेंट तरीके से, डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से उसको खर्च करेंगे, लेकिन जैसे ही पैसा कमाएगा हम क्या हो जाएंगे, चूजी हो जाएंगे। आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू कई प्रकार के रेट्स को डिसाइड करती है, उसमें से एक रेट होता है रेपो रेट। रेपो रेट के अंतर्गत जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो आरबीआई से लोन लेते हैं। अब अगर आरबीआई ने अपना रेपो रेट बढ़ा रखा है तो इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि कॉमर्शियल बैंक, सपोज करो एसबीआई, क्योंकि मेरा अकाउंट उसमें है, तो यानी कि एसबीआई ने जो आरबीआई से लोन लिया है वो लोन लिया है उसने महंगा। अगर उस लोन के थ्रू मुझसे कमाना चाहती है और मैं अपने बैंक के पास गया हूं कि मुझे लोन चाहिए, तो मेरे को लोन देगी वो महंगा, और मैंने महंगा लोन होने के कारण अपना जो भी फ्यूचर प्रोजेक्ट था उसको इस समय के लिए होल्ड पर कर दिया है। जब मैंने होल्ड पे करा तो यानी कि मैं भी अपने रिसोर्सेज को प्रायोरिटी बेस पर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने अपनी डिमांड को भी कम करा और मेरे थ्रू जो लोग कमाने वाले थे उनकी डिमांड को भी कम करा। और जब लोगों की जेब में लिमिटेड पैसा होगा तो लोग लिमिटेड खर्च करेंगे, और जब लोग लिमिटेड खर्च करेंगे तो सबसे पहला खर्च करेंगे अपने खाने के लिए और दूसरा खर्च करेंगे अपने कपड़ों के लिए। इसके बाद जो वैल्यू एडिशन करते हैं अपनी लाइफ में कि पैसा बहुत है, चलो घर पे जाके तो आज डिनर करेंगे, इससे पहले रास्ते में गए थोड़े से मोमोज खा लिए, एक आइसक्रीम खा ली, एक मिल्क शेक पी लिया, ये सारे एक्सपेंडिचर आप क्या करेंगे, फॉर द टाइम बीइंग रोक देंगे, क्योंकि आपकी जेब में पैसा कम है। इस कंडीशन को हम उससे कंपेयर कर सकते हैं जब मंथ के एंड में जितने भी सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके खर्चे बड़े लिमिटेड हो जाते हैं, और मंथ में सैलरी के आने से पहले पहले जितनी भी हरियाली होती है वो सब सूख जाती है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली वही पीरियड है। आरबीआई का क्या काम है, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखना चाहती है, इसलिए वो बैंकों के जो कैश रिजर्व रेशियो होती है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। और इसके साथ ही वो जो उनको लोन दिए जा रहे हैं कॉमर्शियल बैंकों को आरबीआई की ओर से, उन लोन को महंगा कर देती है ताकि बैंकों के लोन कम बिके, और जब बैंकों के लोन कम बिकेंगे तब हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कम करेंगे। और इस प्रकार से होलिस्टिक वे में मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर पूरी इकोनॉमिक सिस्टम में डिमांड जनरेशन का जो रेशियो होता है, जो स्पीड हो जाती है वो कम हो जाती है। और जब जब डिमांड कम होगी तब तब सप्लाई उसको मैच करेगी, और जब जब सप्लाई मैच करेगी तो इन्फ्लेशन ड्रॉप डाउन हो जाती है। क्योंकि इन्फ्लेशन आती ही तब है कि कोई सर्विसेज या प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है। आईफोन की डिमांड ज़्यादा है, आईफोन की सप्लाई कम है, इसलिए आईफोन का प्राइस कितना है, तो 86,000 रुपया। ठीक है, तो इस प्रकार से आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू जो अवेलेबिलिटी ऑफ द कैश या लिक्विडिटी ऑफ द कैश है उसको बैलेंस करके इन कंट्री मैकेनिज्म पूरे के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करती है।